नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति के खिलाफ आज अभय दुबे जी ने बहुत सटीक सटीक बातें की हैं। मैंने जानना चाहा है कि इस नफरत की राजनीति का अंजाम क्या होगा और आप कैसे प्रभावित होंगे। रोचक बातचीत से चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अमित शाह जी वंदे मातरम का अपमान करने वालों को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। वंदे मातरम का अपमान कौन कहता करता है ये अलग विषय है, लेकिन किसको टारगेट किया जाता है ये सब जानते हैं। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। डंडा लेके लोग चले आते हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं दिल से कहता हूँ कि मैं वंदे मातरम गा भी सकता हूँ, सम्मान भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे सड़क पे आए, मोहल्ले में मेरे घर पे आएगा, कहेगा भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, गाना होगा, तो मैं ये कहूंगा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। ये क्या तरीका है? दुनिया चांद पे जा रही है, हम केवल कावड़ यात्रा, झंडे, वंदे मातरम। अरे देश का सम्मान दिल से है। मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, लोग शराब के नशे में धुत होते हैं, राष्ट्रगान बजता है, झूमते झूमते खड़े होते हैं। क्या पिक्चर के पहले ही राष्ट्रगान बन जाए तो सम्मान हो जाएगा? ये क्या, कौन सी संस्कृति को डेवलप कर रहे हैं? राष्ट्र का सम्मान तो दिल से, आत्मा से है। कौन भारत में ऐसा होगा जो भारत को, वंदे मातरम को प्यार नहीं करता होगा? ये तमाशा किस लिए करने का प्लान है? देखिए, जब आप देश की बुनियादी समस्याओं को नहीं हल कर पाते हैं, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे भी नहीं ठीक से आयोजित कर पाते हैं, जब आप बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाते हैं, जब आप महंगाई कम नहीं कर पाते हैं, जब आपको झूठे जीडीपी के आंकड़े देने होते हैं, जब आप ट्रम्प जब 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, उसके लिए कानून अमेरिका में पास करने जा रहे हैं और आपके पास उसका कोई प्रतिकार नहीं है, आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, तब आप इस तरह के फालतू, खोखले, बिल्कुल जिनकी तरफ बिल्कुल जनता जिनके बारे में सुन के कतई खुश नहीं होती, कि वंदे मातरम के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई। कौन बोल रहा है वंदे मातरम के खिलाफ? हिंदुस्तान में एक आदमी खोज के बताइए जो वंदे मातरम के खिलाफ बोल रहा हो। किसको दिलचस्पी है वंदे मातरम के खिलाफ बोलने में? किसको फुर्सत है? लोग जो हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है। अर्थव्यवस्था की बिल्कुल दुर्गत कर दी है, सब कबाड़ा कर दिया अर्थव्यवस्था का। आज ही मैंने विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ एक लंबी बातचीत की है और उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं उससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास जो खाड़ी युद्ध से उपजी हुई समस्याएं हैं उनका कोई भी इलाज नहीं है कतई। खाड़ी युद्ध से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। रोजगार नहीं है लोगों के पास। हालत यह है कि जो तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जो ऊर्जा संकट भारत के ऊपर टूट पड़ा है, ये दूसरा गल्फ वार हो रहा है। एक तरह से बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, इसलिए मैं इसको दूसरा गल्फ वार, दूसरा खाड़ी युद्ध कहता हूं। ये स्थिति बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे कि भारत में जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी। अमेरिका जो कानून बना रहा है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अमेरिका क्या कानून बना रहा है? जो रूस से तेल लेते हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस से तेल कौन लेते हैं? उस लिस्ट में 5 जो नाम है उसमें भारत का नाम है। इसके बाद एक कानून, एक लॉ 301 है, उसके तहत जो फोर्स लेबर है यानी जबरिया जो श्रम करवाया जाता है उसमें भी भारत का नाम है। 60 देशों की सूची में ही भारत का नाम है। अमेरिका ने क्या रखा है कि 60 देशों की सूची में ही भारत का नाम है और 5 देशों की सूची में ही भारत का नाम है। यानी भारत के ऊपर जबरदस्त टैरिफ थोपने के मूड में है अमेरिका, घोषित रूप से। और ट्रम्प कह रहा है मोदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। तो जो इतना ब्यूटीफुल पर्सन है, आप उसके ऊपर टैरिफ का डंडा क्यों चला रहे हैं भाई? अब भारत के ऊपर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं कि एक ट्रेड डील दे दे वो अमेरिका को भारत। उस ट्रेड डील में भारत अपना पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरा कृषि क्षेत्र खोल दे। ये इन सब चीजों को तो आप हल नहीं कर पा रहे हैं। आप इसमें लगे हुए हैं जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसके खिलाफ हम कानून आएंगे। बना दीजिए कानून। ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास संख्याएं हैं, आप कानून बना दीजिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे देश की क्या कोई समस्या हल होगी? कोई समस्या इस देश की हल नहीं होगी। इस देश में अगर आप
1 करोड़ लोगों में सर्वे की, मैं 1 करोड़ लोगों में सर्वे कह रहा हूं, उसमें 1% लोग भी नहीं मिलेंगे जो वंदे मातरम गाना जानते होंगे, उसका मतलब समझते होंगे, उसका हाँ, इतिहास पूरा गाना नहीं आता होगा, बीजेपी कुछ के नहीं, नेताओं को, मंत्रियों को नहीं कुछ आता नहीं, होगा। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी और उनके जो प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, उनमें भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा, ये उनको खुश करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करने के लिए ये वंदे मातरम, देखिए ये गोड पिट चुकी है। संजय जी, आप किसी को जब 2014 में सत्ता में आए थे तब इन बातों को असर होता था, ये गोड पिट चुकी है। ये सब बातें करके आप इस देश में, आपके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, संजय जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी को आप बंद नहीं कर सकते। इनकी बड़ी दुर्गत होने वाली है। आप देखिए, ये राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि हम इतने लोगों को हमने रोजगार दे दिया, राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि इतने लोगों को हमने महंगाई 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 की समस्या से छुटकारा दिला दिया, ये सब कुछ नहीं कह रहे इतने लोगों को। वंदे मातरम खिलाफ कानून बनाएंगे, कितनी हास्यास्पद बात है। अब कोई इससे प्रभावित नहीं होता, वो जमाना चला गया जब इससे लोग प्रभावित होते थे। ये सब बहुत ही घिसी पिटी बातें हो चुकी हैं। ये हम लोग इतने डरे हुए हैं कि अमेरिका ने ईरान पर जो स्ट्राइक करी कल, उसमें चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। भारत ने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए इस पोर्ट पर लगाए हैं। हमारे बहुत सारे हित इस पोर्ट से करते हैं। भारत की कंपनी आईपीजीएल इसका संचालन करती है, और ये बंदरगाह भारत को, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाता है। उस पर भी अटैक किया गया। हमारे हमारे संस्थानों पर अटैक किया जा रहा है, हमारे लोग मार दिए जा रहे हैं, नाविक मार दिए गए। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कौन सा टेप लगा दिया? क्या वाकई में एप्स्टीन फाइलों में है कुछ ऐसा जो डराता है, जो खौफ संजय पैदा जी, करता मैं है? तो पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे अब आपकी बात का समर्थन करने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही। मेरा कहना है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मोदी जी महसूस करते हैं कि उनका हाथ चट्टान के नीचे दबा हुआ है, और जब हाथ पत्थर के नीचे दब जाए उसके बाद आप हाथ को झटका देकर नहीं निकालते, तो हाथ दबा रहता है उसके अंदर। बहुत धीरे धीरे कोशिश करते हैं कहीं कुछ हाथ खिसक आए, वरना हाथ वहीं रह जाएगा अंदर, और आप जब बाहर निकलेगा उसमें हाथ नहीं होगा। मोदी जी का हाथ कहीं ना कहीं ट्रंप के नीचे दबा हुआ है, मुझे पक्का यकीन है। और मोदी जी और भी घरेलू स्तर पर ही बहुत संकट में फंसे। इनकी डिग्रियों वाले सवाल में फिर किसी ने पत्र लिख दिया है, बहुत महत्वपूर्ण, कोर्ट को लिख दिया है, और कहा है कि जो, चूंकि मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्रियों का हवाला दिया है, इसलिए अब ये प्रश्न सार्वजनिक हो गया है, इसलिए अब इस प्रश्न के ऊपर जो है इनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो मसले इन बहुत हैं, और नरेंद्र मोदी इन मसलों में फंसने वाले हैं, ये बच नहीं सकते इनके साथ में। मैंने तो एक बार, मैं और संजय सिंह दोनों एक टीवी कार्यक्रम में थे, हमने और संजय सिंह दोनों ने कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इन्हें फर्जी डिग्री में जेल जाना पड़ेगा, हम दोनों ने कहा। तो ये चौंका रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा भी हो नहीं, सकता है ये कि काफी दिन पुरानी बात। उस जो मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो भी मेरे एक मित्र का ही है, उन्होंने फौरन एडिट कर दिया इसको, ये टीवी में नहीं दिखाया गया। बाद में संजय ने मुझे फोन किया कि भाई अभय जी ये क्यों एडिट कर दिया गया? हमने, हम दोनों मिलके चल के पूछेंगे उससे। ये स्थिति है इन लोगों की। वो एक शायद नेटवर्क 18 ही है, उसके चैनलों के बहुत सारे एंकरों को हटा दिया गया जो गडकरी जी के एथेनॉल पेट्रोल पे डिस्कशन कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे लिख रहे थे। नए नए एंकर ले आए हैं वो। मतलब इस देश में टीवी चैनलों पे भी है कि अगर एंकर ने कुछ पूछ लिया, एंकरनियों ने पूछ लिया, आप सोचो इतना खौफ है जिस लेकिन पेट्रोल संजय पंप जी, पे जाओ। ये दुर्गति जो है, तो टीवी चैनल भी खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई भी सत्ता में जो होता है वो चाहता है कि पत्रकार उसके तलवे चाटे। अच्छा, पत्रकार यहाँ पे बहुत उत्सुक है तलवे चाटने के लिए, तो वो तो आराम से बैठ के अपना पैर उठाएगा और कहेगा तलवे चाटो, जूता भी मत उतारो, जूते का तला ही चाटो। तो ये जब सब सारे पत्रकार तैयार हैं, सारे मालिक तैयार हैं, सारे बड़े बड़े पूंजीपति जिनका मीडिया में बहुत शेयर खरीद रखे उन्हें, वो सब तैयार हैं, तो और क्या चाहिए उनको? पूंजीपतियों को, पॉलिटिशियंस को, सबको मजा आता है कि पत्रकार उनके तलवे चाटें। जो लोग पब्लिक ओपिनियन
बनाते हैं वो अगर उनके तलवे चाटने के लिए तैयार हैं, तो इससे ज्यादा खुशखबरी उनके लिए और क्या हो सकती है। मैं मानता हूं कि पत्रकार इसमें मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक बात। लोकतंत्र को बनाए रखना, आलोचना के अधिकार को बनाए रखना, ये सब पत्रकारों की जिम्मेदारी है। उन पत्रकारों की, ठीक है, हम कहीं नौकरी करते हैं, हमें मालिक के आदेशों का भी पालन करना है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। आप पत्रकारिता के अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए भी मालिक के आदेशों का पालन कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप, जैसे लालकृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी के बाद अपनी किताब में लिखा भी था कि उनसे झुकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रेंगने लगे। ये वो लोग हैं जो कभी उठे ही नहीं, जो शुरू से रेंगते ही हैं। हाँ सही बात है। और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों अंजना ओम कश्यप जी ने खान सर और बाकी टीचर और मुझ पर 4 PM पर मुकदमा कर दिया। तो हाई कोर्ट में डेट के बाद डेट हुई, अंजना ओम कश्यप जी बेचारी ने अपना वकील बदल दिया, लेकिन स्टे नहीं मिल पा रहा था। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई ये ऐसा मसला नहीं है। हम लोगों ने कहा कि ये मानहानि कहाँ से, वो कह रही है कि हमारी पहचान किसी ने, हमारे बच्चों की पहचान किसी टीचर ने डिक्लेयर कर दी, हमने तो नहीं की थी। हमारे लिए ये था कि साहब इन्होंने कुछ कुछ शब्द बोल दिया हमारे लिए। तो हमारे वकील ने कहा कि इनकी पहचान डिक्लेयर कर दी, इनको धमकी मिल रही है। तो अमित शाह जी ने कहा कि तुरंत पता कर ले कौन धमकी दे रहा है, जेल चली जाएंगे। कोर्ट ने भी समझ लिया कि इसमें मानहानि तो कुछ है नहीं। तो कोर्ट ने कहा भाई आप लोग लड़ रहे हो, आपस में मध्यस्थता कर लो। अभी अब मेरे वकील और अंजना आज तक के वकील, मतलब अंजना ओम जी के वकील बैठे, तो वकील आप क्या कह रहे हैं कि संजय शर्मा जी ये जो है अपने 3-4 ट्वीट और ये 3-4 वीडियो डिलीट कर दें, तो हम लोग मध्यस्थता कर लेंगे। मैंने कहा ना तो एक भी वीडियो डिलीट हो रहा और ना एक भी मैं ट्विटर एक्स डिलीट करने वाला। तुम यहाँ लड़ लो, सुप्रीम कोर्ट लड़ लो, जहाँ लड़ना हो लड़ लो। तुम देश भर दिन भर बैठ के हिंदू मुसलमान करते हो, बदतमीजी करते हो, एक लोगों को अपमानित करते हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही। मुझसे उम्मीद कर रहे हो मैं डिलीट करूंगा, तो मैंने तो किया नहीं। तो जब आपने चैनल का जिक्र किया तो मुझे याद आया। बताइए इस हद तक आज तक को समस्या होती है, दूसरों को ये करते हैं तो क्या होता है इनको, ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो क्या होता होगा इनको, तो इनको शर्म नहीं आती हो क्या भाई? ये ऐसी करते रहते होंगे, इनको फर्क पड़ता होगा नहीं पड़ता होगा? आप तो देखिए, टीवी चैनलों में बहुत रहे हैं। मेरा कहना है कि शर्म जो है ना, वो इन लोगों के लिए एक अजनबी शब्द हो गया है। इन लोगों ने अपनी डिक्शनरी में से शर्म शब्द निकाल दिया है, शर्म या लज्जा शब्द निकाल दिया है। इनका फोकस निर्लज्जता के ऊपर और बेशर्मी के ऊपर है। जब ये डिक्शनरी खोलते हैं तो एक ही शब्द दिखाई पड़ता है, निर्लज्जता और बेशर्मी। शर्म और लज्जा शब्द नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए इनसे ये उम्मीद करना भी बेकार है, कि इनसे ये कहना भी बेकार है कि आपको इस पे शर्म नहीं आती, उस पे शर्म नहीं आती। सही बात है। देखिए, जिस दिन इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, उस दिन बीजेपी वालों का क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता। हालांकि बीजेपी वाले वो कल्पनाएं करके शहर जाते हैं, क्योंकि जिस डंडे से वो लोगों को पीट रहे हैं उन्हें लगता है कि उसी डंडे से उनको ही पीटा जाएगा। लेकिन ये एंकर और एंकरनिया क्या सोचते होंगे उस वक्त के बारे में। 2024 में इनका दिल इनकी हलक में आ गया था, जब बीजेपी की सीटें गिर रही थी और कांग्रेस की सीटें बढ़ रही थी। इनको लग रहा था कि हाय कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या हाल होता है इनका। ये वही लोग हैं, जब चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बनारस में अपना रोड शो कर रहे थे, हिंदुस्तान का हर चैनल ने वहां पे अपने पत्रकार भेज रखे थे, जो 5 घंटे तक मुतबार थे नरेंद्र मोदी के रोड शो की रिपोर्टिंग वहां से करते रहे, जैसे कि बनारस में किसी देवता का अवतरण हुआ हो। आप सोचिए, बाद में नरेंद्र मोदी को पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में नरेंद्र मोदी पीछे थे। देवता की हालत खस्ता थी। सही बात है। हाँ, हार रहे थे, पीछे चल रहे थे, अजर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये जो है भगवान राम भी अब मजे ले रहे हैं लोगों से, चंदा छोरों से। हर बार इन्हीं के अंदर से एक शगुफा छोड़ देते हैं इनकी फज्जत कराने को। ब्रजभूषण सिंह ने कहा योगी तो बड़े जान शान से कह के आए कि देखिए हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ी गई थी, उनको लगा कि चंदा चोरों को बचाने के लिए दांव काम चल जाएगा। अब ब्रजभूषण सिंह पार्टी के कद्दावर नेता है, ठाकुर हैं, योगी जी की बरादरी के हैं, कह रहे हनुमानगढ़ी पे कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी, ये झूठ बोल रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह तो राम मंदिर आंदोलन से सीधे जुड़े रहे हैं, और उन्हें एक यही नहीं बोले कि झूठ बोल रहे हैं जो ही कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी गई थी, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी। यानी जो अखिलेश यादव पे हमला लगाया गया था, किया गया था, वो तो हवा निकल गई उसकी। ब्रजभूषण सिंह एक कदम आगे और बढ़ गए, बोले ये नहीं पता कि हनुमानगढ़ी को बनाया किसने था, एक मुसलमान ने बनाया था, आज भी उसका बोर्ड लगाया वहां पे।
पत्थर अब पत्थर पे लिखा आप हुआ है नाम उसका। पत्थर पे लिखा हुआ है, आप सोचो हनुमानगढ़ी के पत्थर पे मुसलमान का अच्छा, नाम अब आप लिखा है। बताइए, अब आप इंतजार कीजिए कि योगी जी इस बात का क्या जवाब देते हैं। ये कहेंगे बुलडोजर चला दूंगा मैं, मुसलमान का राष्ट्रीय नाम कैसे नहीं नहीं लिखा है। नहीं नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता इस बात का क्या जवाब देते हैं, वो तमाम चैनल इस बात का क्या जवाब देते हैं। मैं तो सवेरे से यही सोच रहा हूं, जब से मैंने ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये बयान पढ़ा है, तब से मैं सोच रहा हूं कि मुझे देखना ही चाहिए कि इसका जवाब वो लोग क्या देते हैं। संजय जी, कोई जवाब नहीं आएगा। हवा अब खराब आप हुई। सोचिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस किस्म का इंसान है, सोचिए आप। वो केवल अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए झूठ बोल रहा है। उसी की पार्टी के सांसद ने उसके उसका पर्दाफाश कर दिया, उसी की पार्टी के सांसद ने। अगर समाजवादी पार्टी कोई सांसद वगैरह कोई के प्रवक्ता कहता तो ये लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़ते। अब ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्योंकि सब लोग जानते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह अमित शाह का आदमी है। अगर कोई बोलेगा पत्रकार तो अमित शाह के खिलाफ बोलेगा। आप सोचिए क्या नंगनाच है, इसी को नंगनाच कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 100% झूठ बोल रहा है, उसी की पार्टी का सांसद उसकी पोल खोल देता है, सारा मीडिया मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप देख लीजिए, सवेरे ही आ गया था, मेरे ख्याल से 11-12 बजे तक ब्रिजभूषण सिंह का ये बयान आ गया था। तब से अब तक मेरा मानना है कि 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं जब हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन 12 घंटे में आज तक किसी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के वक्तव्य का खंडन नहीं किया। उस व्यक्ति को जो अपने आप को योगी कहता है, जो गोरखपीठ जैसी बड़ी ऐतिहासिक पीठ का महंत है, झूठा योगी, झूठा योगी। क्या झूठा योगी नहीं है वो? हाँ, उसे ये झूठी है तो। उसे चाहिए कि स्पष्ट आवाज में कहे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो ठीक प्रमाणित है। करें कि उन्होंने सही कहा कि नहीं कहा। ये योगी आदित्यनाथ के सामने इससे बड़ा चैलेंज उनके मुख्यमंत्रित्व में कोई नहीं आया जो ये आया है। ठीक बात। कहें वो इस बात को? हाँ, कभी नहीं कहेंगे, मतलब गले में अटका हुआ है बार बार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहेंगे, कोशिश कभी करेंगे जल्दी लोग उसको भूल जाएं। कभी जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर की बात, कभी इसकी बात, लेकिन तो कभी यही इसी प्रकार की थोथी बकवास खोखली किस्म की बातें करते रहेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, मैं उनका कोई प्रशंसक नहीं हूं, मैं उनका आलोचक ही नहीं, उनका निंदक भी हूं। उन्होंने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उन्होंने ये कहा है और ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज फेंका है। अब योगी आदित्यनाथ में अगर दम है तो इस चैलेंज का जवाब दें, इसका खंडन करें और ब्रिजभूषण शरण सिंह को आड़े हाथों लें। अगर वो दम है तो कहें उन्हें। अगर वो चुप रहते हैं तो आज के बाद से उनकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग कल जिक्र कर रहे थे वांगचुक के आंदोलन का, लेकिन कांग्रेस ने तो पलटी मार दी, पवन खेड़ा गए वहां पे। पलटी नहीं मार दी, नहीं आप नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, पलटी नहीं मारी। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम मानवीय दृष्टिकोण से वहां गए, कोई नहीं चाहता कि उनकी जान चली जाए। हम उनका जो स्टैंड है, उनकी जो राजनीति, उससे सहमत नहीं है। कांग्रेस का मामला बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जो अनशन कर रहा है, उसकी जान न चली जाए, इसलिए हम उसके पास गए हैं। अब राहुल गांधी जा रहे हैं देहरादून में, इतना जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं करना, वही तो मैं कह रहा हूं, इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। देश में पिछले 44 महीने में सबसे ज्यादा जो है वो थोक मूल्य सूचकांक की महंगाई बढ़ गई है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सब लोग इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की मुझे भी चिंता है, आपको भी चिंता है, राहुल गांधी को भी चिंता है, पवन खेड़ा को भी चिंता है, अभिजीत दीप को भी चिंता है, दीपके को भी चिंता है। लेकिन इन सवालों को तो पूछा जाना चाहिए भाई। अजीत अंजुम ने, आपके सौरभ द्विवेदी ने, सब लोगों ने ये सवाल पूछे है ना। सौरभ द्विवेदी ने सोनम वांगचुक से सवाल पूछे हैं कि भाई आपने क्या जांच पड़ताल कर ली थी, तब आप कांग्रेस जनता पार्टी जुड़े, उन्होंने क्या जवाब दिया है? इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। जब अभिजीत दीपके से अजीत अंजुम ने ये पूछा कि बताइए आपने राहुल गांधी के बारे में ये बातें क्यों कही थी, इसका क्या कारण है?
अब आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके कार्यक्रम में आए जब आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं? तो अभिजीत दीपके ने क्या जवाब दिया? ये सब बातें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ऐसा थोड़ी ना कि आज वो अनशन कर रहे हैं इसलिए उन्होंने पहले जो कहा था उन सब बातों को हम एकदम भुला दें, अचानक हम विस्मृति के शिकार हो जाएं, याददाश्त हमारी समाप्त हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन एक टाइम में तो ममता बनर्जी ने संघ की बड़ी तारीफें की थी, बीजेपी की बड़ी तारीफें की थी। हाँ, तो जो हम सब याद कांग्रेस ने करते हो। बुलाया, मैं कांग्रेस इस ने बात को बुलाया उसको। मैं इन बातों को 100 दफे कह चुका हूं। मैं इन बातों को 100 दफे कह रहा हूं। मुझे चुनाव थोड़ा लड़ना है ना संजय जी, आपको चुनाव लड़ना है। जिनको चुनाव लड़ना हो वो सब इन बातों को भुलाएं सुविधापूर्वक। हमको चुनाव लड़ना, हमको तो राजनीतिक समीक्षा करनी है। हमें जनता की स्मृति को तेज, जनता की याददाश्त को तेज रखना है। कुरेद कुरेद के बताना है कि नेता लोग पहले क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं। जिस तरह हम लोग नरेंद्र मोदी की बातों में कहते हैं भाई आपने तब ये कहा था, अभी ये कह रहे हैं, तो इन लोगों में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? इनको हम याद ना दिलाएं कि तुमने पहले क्या कहा था, आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से वांगचुक को पूरे देश से समर्थन मिला, फिर आपने वही बात उसने- कर दी पूरे देश का। किस हिसाब से, कौन से बैरोमीटर से आपने पता लगाया कि पूरे देश ने समर्थन दे दिया? मैं तो ये देख कुछ रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटीज ने समर्थन, देखिए कुछ सेलिब्रिटीज ने समर्थन दिया है, सही बात है। समर्थन मैंने भी दिया है, समर्थन मैंने भी दिया है, क्यों? मैं ये नहीं चाहता कि मुझे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये कहना कि पूरा देश उमड़ रहा, अगर पूरा देश उमड़ रहा होता तो सुबह से जब तक वो भाषण देते हैं तब तक कुछ 100 लोग उनके होते हैं वहां पर, जो भाषण देते हैं तब 1000 लोग जुड़ जाते हैं। जो पहले दिन 5000 लोग आए थे वो भी नहीं आए आज तक वहां पर। वरना अगर सारा देश समर्थन दे रहा होता और सारे नौजवान समर्थन दे रहे होते तो अभी जंतर मंतर पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। ऐसा कौन सा जनता उमड़ रही जंतर मंतर पे? आप अपना रिपोर्टर भेज के पता लगवा लो, गिनती करवा लो प्रति घंटे की रफ्तार से, 12 घंटे में किस घंटे कितनी देर में कितने आते हैं वहां पर, गिनती करवा लो वहां पर। ये मीडिया जनित तूफान है। चाय के प्याले में तूफान जो आता है ना, ये मीडिया के प्याले में आया हुआ तूफान है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पूरा देश ऐसा कह रहा है। पूरा देश, जो वही बात है कि फलाने नेता के स्वर्ग, फलाने नेता की आज पुण्यतिथि है, पूरे संपूर्ण राष्ट्र ने उन्हें, कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो हम लोग जनसत्ता में थे तो हंसते थे, राष्ट्र में कौन श्रद्धांजलि दे रहा है भाई इस नेता को। उसी टाइप की बात है कि पूरा देश उनके साथ है। उसी तरह की बात है कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। अगर हम जानते हो 33% वोट मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। माहौल तो ऐसे सोशल मीडिया में बन ही रहा है। माहौल सोशल मीडिया पर रहा है। मैं कह रहा हूँ मीडिया जनित तूफान है ये। हम नहीं सच बोलेंगे तो कौन सच बोलेगा? कब तक खत्म हो जाएगा आपके हिसाब से? 20 तारीख है ना, देखो 20 तारीख पे मोदी जी तय करेंगे कि आंदोलन किस घाट उतरेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमें हम लोग इंतजार रहेगा, 20 को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी और उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार की कार्यशैली क्या है, सरकार किस तरह आपका शोषण कर रही है, सरकार किस तरह तंत्र को खत्म कर रही है, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर रही है। आपको सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करने तक के ख्याल तक सीमित रखा जा रहा है। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं और आपको हिंदू मुसलमान में उलझा रहे हैं। आप क्या मेरी बात से, अभय द्विवेदी जी की बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।